day that brings together so many special people like you. In the presence of the blessings of Almighty Ganesh Ji, I, Dr. Nisha Sharma, take this privileged welcome to you all in this 2-day seminar organized under the joint auspices of Astroverse, Astrological Studies Training and Research Organization, Jeevan Vaibhav Sanstha and Central Sanskrit University, भोपाल। देश के कोने कोने से आए अनेक विख्यात विद्वान और यहाँ हमारे साथ बहुत सारे दर्शक और विद्वान ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं। आप सभी की विद्वता की खुशबू न केवल इस सभागार में बल्कि ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब के माध्यम से अराउंड द ग्लोब महकने वाली है। पुनः आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कुछ ही क्षणों में राज्यपाल जी सभागार में उपस्थित होंगे, हम सबके साथ होंगे, तो उस समय कृपया सौम्यता के साथ सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे। कृपया अपने मोबाइल सभी साइलेंट कर लें, मोबाइल फोन साइलेंट कर लें। हैं कृपया राष्ट्रगान की मुद्रा में सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। Prayer is not about asking something from God, but about seeking guidance, expressing gratitude and making a strong bond with divinity and universe. हमारी गौरवशाली परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम परम पिता परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं। बड़े ही विनम्र भाव से महामहिम माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करूंगी कि ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को पुष्प अर्पण करते हुए दीप प्रज्वलित करके इस ज्योतिष महाकुंभ की सफलता के लिए पवित्र ईश्वरीय सत्ता का संरक्षण प्राप्त करें। निवेदन करूंगी आदरणीय श्री ऋषि शुक्ला जी, डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जी, डॉक्टर रमाकांत पांडे जी, श्री ईश्वर भट्ट जी, कृपया आप सब भी मां सरस्वती का आह्वान करें। आप सब भी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करबद्ध प्रार्थना करें ईश्वर से, ताकि वो हमें लेकर चलें। Dr. Padma Vibhushan, Mr. David Frolle, now known as Vamdev Shastri, is also connected with us online and gracing this seminar. I kindly request to Mr. David Frolle to join us in spirit and symbolically as our chief guest lights the lamp and offers the flowers to Ma Saraswati to seek her blessings. अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, जीव से परमात्मा की ओर, यह जुड़ाव हम सबका बना रहे। निवेदन करूंगी बच्चियों से सरस्वती वंदना के लिए। जय जय हे भगवती सुर
तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, वन्दित सुरमुनिचरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। आसीना भव मानस हंसे, आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। हर जडतां कुरु बुद्धि विकासं, हर जडतां कुरु बुद्धि विकासं, सित पंकज तनु बिमले, सित पंकज तनु बिमले। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। तव चरणौ प्रणमामः, तव चरणौ प्रणमामः। बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। महामहिम माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी भारतीय राजनीतिज्ञ रहे, गुजरात विधानसभा के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी रहे। आप मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। आपका भारतीय गौरवशाली संस्कृति से विशेष लगाव है। धर्म व आध्यात्म में रुचि और मानव सेवा प्राथमिकता है। पिछले काफ़ी समय से आदिवासियों के उत्थान व उन्नति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। माननीय, बड़ा सौभाग्यशाली है यह मंच और हम सब भी, जो आज आपका आशीर्वाद और सानिध्य मिला। आज आप प्रथम महर्षि पाराशर ज्योतिष सेमिनार में हमारे साथ हैं। पुनः पुनः आपका अभिनंदन करते हैं। एक और गौरवशाली परंपरा है हमारी, अतिथि देवो भव। निवेदन है प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी से, कृपया शॉल श्रीफल के साथ माननीय राज्यपाल जी का अभिनंदन करें और आशीर्वाद लें। Thank you, sir. If words are not enough, flowers can eloquently convey our emotions. मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री ऋषि शुक्ला जी से, कृपया पुष्प गुच्छ से माननीय राज्यपाल जी का स्वागत व अभिनंदन करें। थैंक यू सर। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही सम्मान के साथ निवेदन करना चाहूंगी प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी से। सर, काइंडली कम फॉरवर्ड एंड वेलकम अवर गेस्ट गैदरिंग विद योर इनॉग्रल वर्ड्स। नमः सभाई सभ्येभ्यश्च। आज हमारा यह परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में प्रथम पाराशर अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर
मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी पधारे हुए हैं। मैं इस परिसर की ओर से, इस संगोष्ठी की ओर से तथा अपने विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं श्रीमान जी को सूचित करना चाहूंगा कि यह जो विश्वविद्यालय है ये बहुपरिसरीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जो हमारे कुलपति हैं आचार्य श्रीनिवास बरखेड़ी जी, वो दिल्ली में ही पदस्थ हैं और उन्हें भी यहाँ आना था, किंतु भारत सरकार के कतिपय कार्यों में व्यस्त होने के कारण वो आज नहीं आ पाए। और आपका उन्होंने भी प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनई स्वागतम व्याजहार अपने वचनों से आपका स्वागत वो करते हैं। मैं इस आयोजन समिति में वस्तुतः जो मेरुदंड के रूप में कार्य कर रहे हैं ऋषि शुक्ला जी, उनका भी स्वागत करता हूं और हेमचंद पांडे जी जो महान ज्योतिर्विद हैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारा ये विश्वविद्यालय चूंकि बहुपरिसरीय है, अतः जो विभागाध्यक्ष होता है वो किस परिसर में होगा कुछ पता नहीं होता, जहां सीनियरिटी बनेगी वहां होगा। तो जयपुर परिसर में पदस्थ हैं प्रोफेसर ईश्वर भट्ट जी जो कि मूलतः कर्नाटक से हैं और उन्हें मैंने कल ही निवेदन किया कि आप आएं और वो भी सवेरे यहाँ पहुँचे। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो आए हैं इस 2 दिवसीय विचार मंथन में, जो अपने प्रतिभा की आहुति देंगे और विभिन्न विषयों पर विचार करेंगे। राष्ट्र के कोने कोने से जो विद्वान यहाँ पधारे हैं उनका बिना नामोल्लेख किए मैं एक स्वर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे कतिपय अति वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिनमें से सबका नाम न लेकर के प्रतिनिधि के रूप में मैं माननीय गुरुतु जी का नाम लेता हूँ और उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजभवन से जो भी अधिकारी यहाँ पधारे हुए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। जो मीडिया कर्मी हैं उनका भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और एक बार पुनः मैं माननीय राज्यपाल महोदय को प्रणाम करता हुआ उनका पुनः अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Honorable Chief Guest sir, with your kind consent, I would further proceed and initiate the program. कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही सम्मान के साथ निवेदन करना चाहूँगी श्री ऋषि शुक्ला जी से, वो कृपया यहाँ आकर अपने उद्बोधन के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के उद्देश्य व युवा वर्ग के लिए ज्योतिष की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। श्री शुक्ला सर। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर ईश्वर भट्ट, डॉक्टर रमाकांत पांडे जी, डॉक्टर हेमचंद पांडे जी, देश भर से आए हमारे वरिष्ठ ज्योतिष विद्वानगण, इस सभागृह में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, हमारे प्रतिभागीगण, युवा प्रतिभागीगण तथा मीडिया के साथी, हम गौरवान्वित हैं कि हमारी इस कॉन्फ्रेंस के पहले कॉन्फ्रेंस में आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने आने की स्वीकृति दी और हमारे साथ उपस्थित हैं। भारतीय संस्कृति विद्या के प्रति आपकी निष्ठा सर्वदा रही है। हमारे आमंत्रण को सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया जब हमने उनसे कहा कि हम ज्योतिष परंपरा को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। मैं आपका पुनः महोदय आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, ज्योतिष हमारे सनातन परंपरा का एक अभिन्न अंग है। गणित, सिद्धांत, होरा से ही हमारी काल की गणना प्रारंभ हुई और आज भी शुभ फल का स्पष्ट इसी से होता है। हमारी यह सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ज्योतिष के पितामह महर्षि पराशर के नाम से है, जिनकी पुस्तक बृहद पराशर होरा शास्त्र समस्त ज्योतिषविदों के लिए गीता के समान है। यही उन्हीं का स्मरण करते हुए हम इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जरिए महोदय, जो बहुत तेजी से हो रहे वैश्विक परिवर्तन पिछले 60-70 सालों में है, उनमें ज्योतिष की सार्थकता कैसी है, किस प्रकार से हम
यह देखते हैं कि ज्योतिष के शास्त्रोक्त जो हमारे सूत्र हैं वो अपने आप को आज की वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़ लेते हैं। यह एक बहुत ही सराहनीय चीज़ है जो हमको समझने की आवश्यकता है कि जिस चीज़ की कल्पना भी आज से हजारों वर्ष पूर्व नहीं थी, परंतु तब के बताए हुए हमारे जो शास्त्रीय उत्तर हैं वो आज भी यदि हम उनको सही ढंग से देखें तो उपयोगी हैं और हमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे मध्य देश के विख्यात आदर्शतुल्य ज्योतिषीगण हैं। आदरणीय पद्मेश जी हैं जो पिछले 60 वर्षों से ज्योतिष को अपने कंधों पे लेकर चल रहे हैं। आदरणीय मोहन भाई पटेल जी हैं जिनकी 112 पुस्तकें हैं ज्योतिष पर और 25,000 इनके शिष्य हैं। आदरणीय डॉक्टर अजय भांबी जी हैं जो इस वैश्विक परिवर्तन के युग में ज्योतिष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सब के साथ और भी अनेक गुरुजन जिन्होंने ज्योतिष में किस प्रकार से सिखाया जाता है, वो ज्योतिष के न केवल ज्ञाता हैं अपितु बहुत अच्छे शिक्षक हैं, उनको हमने यहाँ एकत्रित किया है। हमने यहाँ महोदय एकत्रित किया है युवा प्रतिभागियों को भी जो ज्योतिष को सही ढंग से सीखना चाहते हैं और अवश्य रूप से इन हमारे वरिष्ठ ज्योतिषविदों से वो कुछ ज्ञान लेकर जाएंगे। हमारे साथ देश भर से लगभग 150 प्रतिभागीगण हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक बहुत ही विद्वता हासिल रखते हैं और उनका नाम लेना यहाँ मेरे लिए संभव नहीं है, परंतु निश्चित रूप से उन सब का ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। महोदय कॉन्फ्रेंस में 6 सत्र हैं जिनमें शिक्षा, व्यवसाय, विवाह, आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य आदि पे चर्चा होनी है। महोदय नक्षत्र हमारे ज्योतिष के ही नहीं परंतु वेदों से जुड़े हुए ऊर्जा के केंद्र हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद में नक्षत्रों का उल्लेख है। आजकल पिछले 50-60 वर्षों में नक्षत्रों पर पुनः एक बहुत जोर दिया जा रहा है। नक्षत्र पर भी हमने एक सत्र रखा है। ज्योतिष महोदय अथाह सागर है, इसमें से जैसे चुन चुन कर मोती निकालते हैं वैसे हमारे गुरुजनों ने विद्यार्थी निकाले हैं। उन सभी से हमारा आग्रह रहेगा कि वो हमको यहाँ अपने ज्ञान का कुछ भाग देंगे। हम आभारी हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के, इनका ज्योतिष विभाग के, जिन्होंने शास्त्रोक्त ज्योतिष को आगे बढ़ाने में हमारा यहाँ सहयोग किया है और उन्हीं के तत्वावधान में, उन्हीं के आयोजन परिसर में हम ये कार्य कर रहे हैं। आदरणीय ज्योतिष कर्म के मार्ग को स्पष्ट करता है, ये भाग्यवादी नहीं है। यह हमें बताता है कैसे हम वो कर्म करें जो हमारे पुरुषार्थ के हैं, हमारे कर्तव्य के हैं और उन कर्मों को किस प्रकार से हम आगे बढ़ के उसका फल प्राप्त कर सकें। भाग्य को अगर पूंजी भी कोई है तो वो कर्म है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ आए और आप सभी से आह्वान करते हैं कि इस जो सेमिनार है इसमें ज्ञान का आदान प्रदान करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्री ऋषि शुक्ला सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि ज्योतिष को सामान्यतः भविष्य बताने का साधन माना गया है। ज्योतिष केवल भविष्य बताने का साधन नहीं है। ज्योतिष के माध्यम से हम क्या अपने पॉकेट में लेकर आए हैं और उसको किस प्रकार हमको उपयोग करना है, इस तरह से वर्तमान को सही ढंग से नियोजित करने का तरीका है। थैंक यू सो मच श्री शुक्ला सर। जूम के द्वारा ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं पद्म भूषण डॉक्टर डेविड फ्रॉले, जिनको डॉक्टर वामदेव शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में काफ़ी शोध किया है, वे कई सारी किताबें भी लिखी हैं। डॉक्टर फ्रॉले, वी आर thrilled to have you with us at this first Maharishi Parashar Astrology Conference. Your presence and expertise are highly regarded. Please take this opportunity to address our astrology audience on the topic of impact of globalization on astrology. Over to you, sir. Dr. Frole. Namaste, Shri Gurubhyo Namaha. It is my great honor to be with you at this important and transformative event, redefining Jyotish for the global future.
as we need to do today. And I'm very happy to see the line of thought and inquiry that you have created, the original thinking that you are promoting, and your understanding of time, place, and person relative to Jyotish, because the world is undergoing significant changes, whether they are technologically, media-based, political, social, spiritual, and we don't necessarily know where that is entirely going to end up today. And Jyotish can help us see the way forward, and yet at the same time, Jyotish needs to be redevised or re-examined in the current circumstances. What's also happened with Jyotish is that it has also been made technological, and of course, with all the computers, calculations being easy and so forth. I began my study of Jyotish where we had to calculate the charts by hand and all the different calculations. So the society is changing, the world is changing, and we also have a greater impact of the collective karma on the individual karma, as we saw with the COVID and the ecological changes. Now, I'm also very happy to see the sessions that you are doing, addressing these changing aspects of life. Education is different today, vocations are changing, marriage relationships are changing, and yet there's also been a new resurgence in Jyotish study. In fact, the study of nakshatras has been one of my main occupations in the study of Jyotish, where I've been examining the information on the nakshatras in ancient Vedic texts like Taittiriya Brahmana and the commentaries there, and also looking at Jyotish in new light, and also looking at astronomy, and also Jyotish relative to astronomy, and also relative to the astrological symbolism throughout the world. Just a few quick comments about myself and my work. I've aimed at the integration of the Vedic sciences, yoga, Ayurveda, Jyotish in particular, and I've done extensive work in all these fields, publications, programs, meeting, education, all of that. I've also done extensive work on history, particularly ancient history, where Jyotish has helped us date certain events and certain literature. For example, it's only in the late Vedic era that the idea of a vernal equinox in Kritika or Taurus arises, and a Ayana, or the summer solstice in Magha or Leo. And so that's already dating back some 4,000 or 5,000 years, and there's much before that. I was one of the first in the West to study Jyotish and to write on it and teach it. And I've been very active, actually less active today, however, in the Jyotish in the United States and other countries. In fact, we are inaugurating next week a Jyotish counseling program in Moscow, in Russia, where other countries we've worked with as well. We've had organizations like the American Council of Vedic Astrology, Council of Vedic Astrology, College of Vedic Astrology, and we've worked with individuals at various levels. In India, we've also had a long relationship with the country on many levels. In Jyotish, we have been very close to the Raman family, starting with Dr. B.V. Raman, Niranjan Bapu, Gayatri Vasudev. We were the first who brought him to the West. Among them, we also worked with K.N. Rao years ago, and were associated with Dr.
K.S. Charak, and also the ICAS and other astrological groups. So we're very happy to connect with you as well, because Jyotish is light of the Vedas, eye of the Vedas, and that must go on for foreseeing the future. And Jyotish also encompasses cosmology, cosmic intelligence, the divine forces and power of consciousness working through the stars and planets. It has a universal vision. It is a sadhana in its own right. Now, as we've said, there are many new challenges to astrology today. For example, in my own work, I didn't even have a computer for astrological calculations until well into my 30s and 40s. And that allows us to calculate more, but at the same time, sometimes we put more emphasis on the calculation. And we also now have so many different issues to deal with. For example, relationship astrology, there may be a marriage every dasha. Marriages are not lasting. People are having fewer children, decline in the family, different sexual choices. I remember looking at charts in Europe, maybe 20 years ago plus, and we found that women who had fifth houses that would indicate children were not having children. In fact, when these houses and dashas were being activated, they would consider whether or not to have children, and then they would decide not to do so, changes in marriage as well. And of course, the job situation is changing radically. It's very curious. The Indians always come to us and ask us about their children. When will they get married? How many children they will have? What will their job be? And so forth, not realizing that all these things have changed. For example, a strong Mercury was very good for communication and media type issues. We've had old combinations for various jobs, medicine, and so forth. And these work to some degree, but the jobs for the future are very different. And here I want to make some background points on the nature of Jyotish. Astrology is a science, but it is also an art. We do not live in a fixed mechanical universe, and we do not have a fixed mechanical, calculatable human being. You'll know we have quantum physics, we have all the variations in cosmology, movements in time and space. As we examine cosmic cycles, we have precession of the zodiac, Malkanovich cycles, we have many Ice Age cycles that come in. We have rhythms, whether it's the day, the month, the year, cycles of the planets, Jupiter, Saturn, Vimshotari Dasha, and so forth. So we have many tools, but many variations. So we always ask our Jyotish students, yes, you need to know the calculations. Yes, you need to be able to memorize charts and hold them in your mind and meditate upon them and let them unfold for you. There are many Jyotish systems and techniques, but we cannot reduce Jyotish entirely to that. We must always remember behind the chart is a living person, and behind that person is a Jivatman who has had many births. And people born at the same time can have a number of differences in their lives. Each individual is reborn with their buddhi and their karma. It is not totally fixed. For example, even ancient texts say that if a certain person is born in the family, a royal family, they can become king. But if they're born in an ordinary family, the most they can do is become the head of a village. So Jyotish is a guideline, but is not a straitjacket in which we can
limit people or reduce them to a pattern. Nature itself is never totally mathematically predictable or measurable. Days are not exactly 24 hours. Months are not exactly 30 days. Years are not exactly 360, 365 days. Jupiter's cycle is close to 12 years, but not exactly so. So that means there was always some degree of observation. You need observation relative to intercalary months in the years and for movements of planets. So we don't look at a perfect mathematics as defining Jyotish, but we do need to be aware of the mathematics involved. And here I also want to draw a distinction between predictive astrology and astrological counseling. We can predict a lot, particularly trends in the Jyotish, but we also have to study a chart quite a bit. Prediction is always easier in hindsight than in foresight, and to really understand events in a person's life requires hours of examination of charts and cross-referencing of dates, events, and experiences in the life of the person to verify that. And even today, in the mundane astrology, we use predictions for Chaitra, Shukla, Pratipad, and so forth. But it is never simple because there are so many factors, individuals, countries, time changes, technological changes as well. Then we have astrology as a kind of life counseling using the chart, but also being aware of the other aspects of the Vedic sciences, the gunas, the doshas, the karmas in a person's life. So we must learn to respect that person and respect communication with that person. It's not just what we can see in their chart, but how we can communicate to them and inspire them to take on a deeper life, to overcome our difficulties. No planet wants to hurt anyone, but any force of nature like fire, if we don't use it properly, can cause harms. So we must be very considerate. Our purpose is to guide and to help us with the individual for unfolding what is best possible for them at their particular age and stages of life. Jyotish has wonderful remedial measures, whether it's gems, mantras, pujas, or even just sadhana, pilgrimage, etc. This also is very important. It cannot be applied simply mechanically. There is no magical gem you can put on to change your karma. But if we honor the devatas through the planets in both outer forms and inner forms, mantra, meditations, temples, pujas, we can help them change their lives, and we can also change our own lives. Jyotish is not simply a career, a financial means, a means of personal development, is also a sadhana. So that being said, I want to go into a few main points relative to the Jyotish. Mundane astrology is very important. As I said today, also the collective karma is affecting us quite a bit. A lot of that is revealed through Rahu and Ketu. The importance of the Rahu and Ketu axis in the chart is significant, whether there's Kalasarpa or not. Kalasarpa is also important in mundane astrology, but it needs to be integrated with the lords of Rahu and Ketu, the planets that are involved, and what they mean. For example, a lot of what is happening relative to the social media, the political media, the mass media, even movies, all of that, appearances, illusions, comes under Rahu. Even the use of drugs, medications, recreational, because of course these are forces involved also with eclipses, and so they are attacking or
influencing our lives in a radical nature. Ketu, on the other hand, is also connected to technology, mathematics, innovation, computers. Also, it has a deeper spiritual and yogic method, but it also is connected to factors like surgery, even toxicity, and forces that can suppress or weaken us, negate us, lack of self-confidence. So these have a very important role whenever we see Rahu Ketu rising in the chart, affecting the 1-7 axis. There are often things like change of identity, a loss or divorce between the parents, move into other countries, and so forth, changes in identity. So there are many factors to consider there. And then I also want to make a very important point. Jyotish is extremely relevant relative to psychology. It has importance in medicine. We'll mention that a little bit later. But it is very easy or not difficult to understand a person's psychology from the chart, particularly the position of the moon relative to the sun, relative to its sign, nakshatras, aspects upon it, malefics on either side, joint Mars-Saturn aspects. These can afflict the psychology, Rahu, Ketu, and so forth. Similar afflictions to Mercury. The advantage of the psychology is that it's not so difficult to see. For example, if Mars is aspecting the 4th house and the moon, that Pitta fiery Mars energy will also go into the psychology. And if we have joint Saturn Rahu aspects, connections with the moon, we get delusions, fear, anxiety. These are also connected to planetary periods and transits involved. Of course, we have combinations like Gajakeshari Yoga with Jupiter that gives well-being to the psychology as well as good fortune in life. Overall, Ketu and its connection also with self-effectivity, doubt. Don't send Ketu people into the battlefield. You're putting them under greater risk. And we also have a way then of helping people, both with short-term and long-term psychological issues through the chart, through the transits, the dashas, and the planets involved. As we mentioned, astrology and health or medical astrology, Ayurveda. It's very curious to note that the combinations that create medical practitioners and those that often make people sick are similar. For example, sun, moon in 6, 8, 12 houses. I've seen a number of doctors, even Ayurveda, with sun in the 8th house. I also have sun in the 12th house with Saturn and Ketu. And we have the Ayurvedic influences in the chart. For example, note the outer planets, Mars, Jupiter, Saturn, which of course have their special aspects. They also go very far to define Mars as the Pitta influence, Jupiter as Kapha dosha influence, Saturn as Vata dosha influence, but there's also the influence of the other planets, signs, houses, and elements, predominant planets. So Jyotish can help a lot with Ayurveda. And for example, the Dasha Bhukti in which a disease manifests can also be a good key as to its prognosis. So these are important parts to consider. And there are many other aspects of Jyotish to examine for the future. Its connections with astronomy. Mundane astrology is very important. We've done a lot of work with that. Study of nakshatras. In ancient texts, we've examined shaktis of nakshatras, fruits of nakshatras, desires gained through the nakshatras, including
in the ancient text and so forth, and their relevance today. There is many more that I could say, special nakshatra deities, but however, ancient deities like Indra in the nakshatras is very different in Vedic texts than in Indra in the Puranas. He is connected to Lord Shiva and Omkara and Paramatma, even in the Upanishads. So much research is required there. So I know you are having a magnificent set of speakers, a wonderful set of topics, and I do hope you will take these seriously. We want a new generation of astrologers, and these are to be you, and we want you to bring this science out into the modern world relative to science and medicine, but also relative to all the Vedic science and yogic disciplines. So with these words, I will end my talk. You can also find us on the internet. I am also doing programs relative to modern India. I have a talk on Times Now tomorrow morning. We are also working with the Statue of Oneness in Omkareshwara and many other groups in the India side. So let us not just raise Jyotish, but raise all the Vedic sciences, yoga, and bring India back to its Bharatiya Sanskriti and raise this entire Vedic awareness for Bharat and for the entire world. Thank you so much, Dr. Frole. Thank you so much. On behalf of everyone present here, I am expressing my heartfelt gratitude to you for your insightful speech and subject enforcement. We hope to stay connected with you in the future and continue benefiting from your extensive experience and research in the field of astrology. Thank you once again. Hariom. अब बड़े ही विनम्र भाव से, विनम्रता से करबद्ध निवेदन है महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन है कि ज्योतिष इतना सघन एवं विस्तृत विषय है जिसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना एक जीवन में तो असंभव है। इस 2 दिवसीय सेमिनार के माध्यम से देश विदेश से जुड़े प्रबुद्ध ज्योतिषीगण अपने ज्ञान व अनुभव का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसी संदर्भ में जीवन वैभव द्वारा विशेषांक भी बनाया गया है। माननीय राज्यपाल जी से निवेदन है कि कृपया इस विशेषांक का विमोचन कर अपने कर्तव्यों से करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। करबद्ध निवेदन है महामहिम राज्यपाल जी से कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। सभी को नमस्कार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के इस कॉन्फ्रेंस में अपने बीच उपस्थित प्रोफेसर ईश्वर भट्ट जी, प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, श्री ऋषि कुमार शुक्ला जी, डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जी, श्री अरुण गुड्डू जी और अभी अभी हम सबने सुने पद्म भूषण डॉक्टर डेविड जी, बहुत कभी कभी कार्यक्रम में ऐसा होता है, मन को बहुत भाता है, जैसे अंदर आए एकदम पवित्र
वातावरण का अनुभव हुआ और भगवती माँ की प्रार्थना जो थी उसमें हम जो तल्लीन हो जाते तो और पवित्रता का हमको भास होता है। ऐसे जगह पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बहुत हर्ष हुआ है। मैं बैठे बैठे सबको देखता था। बहुत से लोग 50 अप हैं और नया जनरेशन है, डॉक्टर डेविड जी ने भी बताया। और नया जनरेशन ये ज्योतिष को कितने मानते मालूम नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि कम लोग ऐसे युवान हो गए जो ज्योतिष में श्रद्धा रखते हैं। मगर ये तो हमको पूर्वजों ने दिया हुआ है। हमारे पूर्वज टिकाड़ ज्ञानी थे। क्या हो गया, क्या हुआ, होता है और भविष्य में क्या होगा, वो सबको जानते हुए हमको ऐसा समझो हमने पूर्वजों ने दिया हुआ ये बख्शिश है। उसको हम कैसे तरह लंबे समय तक चलाने में, डॉक्टर डेविड जी ने बोला ने कि नई नई दिशा खुली है, टेक्नोलॉजी का भी जमाना आया है, उसमें से भी लेकर बहुत अनुभवी यहाँ सब सारे भारत के अलग अलग प्रांत से भी आए ज्योतिषगण है, पत्रकार भी है। मैं समझता हूं कि 2 दिन की जो हमारी चर्चा है उसमें से बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा और युवा लोगों को भी वो प्रेरित करेगा। ऐसी ये कार्यशाला है, 100% सफल हो, ऐसे मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं। मुझे बताया गया कि सम्मेलन में आध्यात्मिक ज्योतिष के विभिन्न विषयों पर 6 सत्रों में चर्चा की जाएगी। मानवीय मूल्यों के परिवर्तन और ज्योतिष की सार्थकता विषय पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विकता को प्रकाशित करने का सराहनीय प्रयास है। संगोष्ठी का आयोजन ज्योतिष के शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने का प्रयास बनेगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। इस तरह के आयोजन से भारतीय ज्ञान संपदा को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने की पहल के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को जगत गुरु के पद पर प्रस्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा युवाओं को असीम संभावनाओं के अवसर दिए हैं। जरूरी है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान की वैज्ञानिकता, सांस्कृतिक परंपराओं और नैतिक जीवन मूल्यों के प्रेरणा लेने के लिए युवाओं को प्रेरित करे, ज्योतिष ज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप को प्रकाशित करे, प्रचलित भ्रांतियों का वैज्ञानिक तरीके से निराकरण किया जाए। संगोष्ठी में उपस्थित विद्वानों एवं विशेषज्ञों की ये जिम्मेदारी है कि ज्योतिष के प्रामाणिक स्वरूप के प्रकार के लिए आगे बढ़कर कार्य करे। यह आवश्यक है कि ज्योतिष के सकारात्मक पक्षों और शोधों की जानकारी का प्रभावी रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। मेरा मानना है कि भौतिकता और आधुनिकता के इस दौर में ज्योतिष विज्ञान से सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन की पहल संगोष्ठी में चिंतन किया जाना चाहिए। ज्योतिष से मानव नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए समाज को प्रेरित करने के प्रयासों
को संगोष्ठी में प्रकाशित किया जाना चाहिए। हमें यह सोचना होगा कि ज्योतिष का ज्ञान युवाओं के लिए रोजगार मूलक और कैरियर के विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जा सके। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि व्यावसायिकता ज्योतिष की रचनात्मक और वैज्ञानिकता को मजबूत करता है। ज्योतिष की वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के प्रसार में आधुनिक तकनीक के उपयोग की सीमाओं और संभावनाओं पर वैचारिक मंथन जरूरी है। आशा करता हूं कि उपस्थित विशेषज्ञ ज्योतिष आचार्य मानव कल्याण में ज्योतिष की सकारात्मक भूमिकाओं पर अपने ज्ञान का मेधा से और अधिक प्रभावी बनाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि परिश्रम से प्रलब्ध बनता है। आदमी बैठा रहता है और मेरी प्रगति हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। और एक दृष्टांत अपने इतिहास में है सत्यवान और सावित्री की। सावित्री को पहले से मालूम था कि मेरा जो पति है वो 12 महीने ही जीने वाला है, मगर वो बच्ची बहुत पवित्र थी, उसने बहुत अच्छी तरह याद रखा। वो गिनती रही, दिन गिनती रही। ऐसा बोला जाता है कि 12 महीने पूरा होने के यमराजा सत्यवान का प्राण लेने आया तो बीच में आ गई कि ऐसे तुम ले नहीं जा सकते मेरे पति के आत्मा को। तो प्रयत्न क्या, हमारा तो यमदूत ने हमको आदेश दिया है, कहीं वहीं यहाँ अधिकारी भी बैठे हैं, आदेश दे तो करना, पालन करना पड़ता है। तो हम तो दूत है, हमको पालन करना है क्योंकि हमको ऊपर से आदेश मिला है। फिर भी बच्ची मानी नहीं, उनमें पवित्रता भी थी, पति को संभालना भी था। उन्होंने बोला ऐसा तो मैं नहीं जाने दूंगी। तो उन्होंने बोल दिया कि बेटा हमको आत्मा को ले जाना है, हमको आदेश है, फिर भी आप इतने आग्रह कर रही है तो हम देते कि चलो तुम्हारा जी जो है वो मांगो, वरदान मांगो। और बच्ची ने क्या मांगा, सही है, उसने मांग लिया कि मेरे पति को पुत्र दो और मेरे माता पिता जो अंधे हैं, हमारा पहले राज था, वो राज हमारा चला गया, तो ऐसा हमको बेटा दो कि वो राजगद्दी पर बैठे और हमारे माता पिता उसको देखे। क्या क्या मांग लिया, समझ में आया? बेटा कैसा होगा, तो सत्यवान को जीवित करे तो बेटा होगा। माँ बाप की आंख चली गई थी, राज चला गया था, तो राज भी वापस मिले और वो हम माता पिता देख सके। पवित्र का जो ये है ना, मजबूताई है ना, ये है। एक ही में सब मांग लिया और देना पड़ा, क्योंकि उनको तो पहले बोला था हमें थे कि वरदान मांगो हम देंगे। तो परिश्रम से क्या हो सकता है, ये इतिहास में एक दृष्टांत है। मैं नरेंद्र भाई के मंत्रिमंडल में काफी समय रहा हूं। हमारा वहां गांधीनगर में मोहन भाई यहाँ बैठे हैं, बहुत गुजरात से है, ऐसे तो कई प्रांत से आए हुए हैं, मगर परिचय हुआ। बराबर विधानसभा के सामने एक पुनित वन बना है, सब पौधे लगाए हैं। इसमें बिली पत्र जो है, बिली पत्र आगे जाकर बड़ा पौधा डाला है, वो आगे जाकर एक समूह में पौधा डाला है, तो आगे 10-15 साल के बाद बड़े पौधे होंगे तो वहां का शिवलिंग हो जाएगा। वो बिली पत्र का ही ऐसा आयोजन किया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई ने
आप सबको मालूम है ये, और ज्योतिष को तो ज्यादा मालूम है, 12 राशि होती है, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। हर एक वृक्ष में 2 आराध्य देव है। हर एक वृक्ष में, अगर मेरी राशि है सिंह राशि, तो उसमें भी 2 पौधे हैं, वो आराध्य देव है। जो मैं पौधा डालूंगा तो उसको मेरा फल मेरे को मिलेगा। मैं बच्चे लोग को भी कहाँ भी पौधा रोपण होता है तो मैं बताता हूँ आपकी राशि से आप पौधे डालो। हमारे वहां पुनीत वन की जो बात है, वो पुनीत वन का पहला एक कार्यक्रम वहां था, नहीं तो अधिकारी इकट्ठे हो जाते, कई मिनिस्टर आ जाते और पौधा डालते। मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई ने ऐसी प्रथा चालू की कि वन महोत्सव के समय में अलग अलग बड़े बड़े जो टेम्पल है, मंदिर है, वहां ये वृक्षारोपण हो। तो बाद में हम अंबाजी गए। अंबाजी सबको जानता है, गुजरात में अंबाजी बहुत बड़ा देवस्थान है। वहां मांगल्य वन बना है और एक बड़ा 100 फुट का पौधे से ही ओम लिखा हुआ है। आज भी नीचे से देखो तो तुमको ओम दिखेगा। तभी मांगल्य वन में मेरे को बोला कि ये जो अंबाजी के आसपास जिसने जिसने शादी किया है, नई शादी किया है, वो सब बच्चे को इधर इकट्ठा करो। करीब 500 बच्चे ऐसे पति पत्नी को इकट्ठा किया, उसका नाम दिया है मांगल्य वन। और अपने राशि के हिसाब से वो पौधे डाले हैं। उन्हें बोला है कि कभी भी आप यहाँ अंबाजी दर्शन करने आओ तो माता जी का आशीर्वाद लेकर ये पौधे को पानी देके जाना। ये एक इतिहास बन गया है। और मैं ज्यादा बात नहीं कर चाहता हूं, मगर मैं पुनीत वन की जो मैंने बात किया ने, तो तभी तो आज मैं राज्यपाल हूं। मगर तभी वहां गुजरात के राज्यपाल के वहां बहुत बड़े संत आए थे। उनको मालूम था राज्यपाल को कि यह पुनीत वन बना है, तो मेरे को बुलाया कि भैया ये बहुत बड़े संत है और तुमने जो पुनीत वन बनाया है उनको संत को घुमाओ। तो मैंने बोला कि ऐसे संत को वहां ले जाना है तो मेरा सद्भाग्य है, मैं ले जाता हूं। सारे वहां पुनीत वन में घूमे। बाद में बोला कि बच्चा सब मालूम है क्या? मैं कहता तो साहब मेरे को तो मालूम नहीं है, मैं तो मिनिस्टर हूँ, पौधा कैसा है क्या है वो उनकी जाति जानता हूँ, बाकी आगे नहीं जानता। तो सारी प्रदक्षिणा किया और उन्होंने बताया कि जो भी ये पौधे के प्रदक्षिणा करेंगे उसको भी कुछ न कुछ फल मिलने वाला है। ये विषय बहुत गहन विषय है, बहुत बड़ा विषय है। आप 2 दिन तक उसमें ज्यादा में ज्यादा, डॉक्टर डेविड जी ने कहा उसी तरह, और आप भी बहुत विद्वान है, 2 दिन का ऐसी चर्चा करें कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी को भी रोजगार भी मिले और बहुत अच्छे लोग का वो पहले से भविष्य भी बताए। और ऐसे करने में कई बार मैं बताता हूँ, सूरत में एक शंभू लिंगम करके थे, बहुत साल पहले की बात रहा। मैं ये सब बात ऐसे इसलिए कहा कि मेरे को भी ज्योतिष में विश्वास है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं सामान्य आदमी से इतना राज्यपाल बन जाऊंगा, मगर मैं बोलता हूं कि इधर जो लिखा है ना वो कहां भी नहीं जाता। कोई हाथ में से ले जाता है, जेब में से चुरा कर ले जाता है, मगर जिसके नसीब में है वो कोई ले नहीं जा सकता। और इसके लिए आदमी को थोड़ा समझकर रुकना भी चाहिए। जब भी मिलेगा तभी, नसीब में ही नहीं है तो झंझट मत करो, इधर भगदौड़ इधर भगदौड़ मत करो, काम अच्छा करो। मैंने परिश्रम की बात कराई ने, काम ऐसा नीति से चलो भगवान को देखना पड़े। बहुत एक संत का है कि एक बाबा प्रार्थना कर रहे थे, मगर ऐसे बोले कि भगवान ने सुना नहीं। मगर एक बार आवाज आया कि भैया तू यहाँ मेरे पर कुछ अपेक्षा लेकर आया है, मैं अभी तो कुछ आपको दे नहीं सकता, मगर समय पे मैं देऊंगा।
तो उन्होंने बोला कि बाबा जी मेरे को अभी कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं, मगर हमारे आने की नोंद आपने लिया है वो मेरे लिए बहुत है। तो मैं सबको, सभी श्रेष्ठियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आगे जाकर नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपके जो मन में पड़ा हुआ है, आपके जो समझ शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, उपयोग करके अच्छा सा निष्कर्ष निकाल के भविष्य की पीढ़ी को बहुत अच्छा ज्ञान ज्योतिष के बारे में दे। इतना ही कहकर मैं मेरी बात पूरी करता हूं। यहाँ बुलाकर, यहाँ तो मेरा कोई भी ऐसी संस्था बुलाती है तो मेरा मन रहता है। मैं भी आपके कई लोगों की उम्र वाला हूं, कितना रहूंगा मालूम नहीं, मगर इतना तो होता है पुराने लोग कर देखकर, उनका अनुभव कभी सुनकर भी एक आत्मसंतोष होता है। ऐसा अनुभव मेरे को आज यहाँ हुआ है, उसके लिए मैं आयोजकों का आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत उत्तम ज्ञान वचन। पुनीत वन के बारे में सर आपने जो हम सबको बताया है, निश्चित रूप से हम सभी दर्शन करना और परिक्रमा करना चाहेंगे। शंभू लिंगम के बारे में बात अधूरी रह गई, फिर कभी जरूर जानेंगे आपसे। भारतीय वैदिक संस्कृति व ज्ञान को प्राप्त करके जुड़े रहने के लिए संस्कृत से जुड़ना अति आवश्यक है। ज्योतिष उन्होंने प्राप्त किया हुआ था। जब भी कोई जाते थे तो ऐसे काम करते थे, ऐसे काम करते थे और सुनते थे, बाद में बताते थे। पर उनका नियम भी ऐसा था कि सारे दिन में 5 लोगों को ही देखना, ज्यादा नहीं। आया है तो ले लो पूरा, ऐसा नहीं। उन्होंने नियम कर दिया था कि सारे दिन में 5 लोगों को ही सुनना। अभी तो नहीं होंगे, मैं बात कर रहा हूं 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। शंभू लिंगम हाँ नहीं, आप जानो छो, हाँ दूसरे गुजराती मिल गए, मोहन भाई अहमदाबाद से आए हैं, वो सूरत में थे, मगर मैंने 25 साल पहले मैं गया था और पहले से नाम लिखवाना था और उन्होंने, मैं जानता भी था कि 5 में मेरा नंबर लगेगा। मैं अभी नहीं बोलता उन्होंने क्या क्या किया और मैं आज क्या हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने बताया। ज्योतिष, वेद ज्ञान, संस्कृत व संस्कृति को आपस में पिरोए रखना इस सेमिनार का उद्देश्य भी है। विश्वास है भविष्य में भी आपका आशीर्वाद व मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहेगा। पुनः पुनः आभार सर। नाउ आई रिक्वेस्ट टू प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, कृपया हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल जी को मोमेंटो भेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। निवेदन है आदरणीय श्री ऋषि कुमार शुक्ला जी से, कृपया हमारे मुख्य अतिथि महामहिम जी को मोमेंटो भेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सौभाग्यशाली है यह मंच और यह सभागृह। गौरवान्वित हैं कि आज इस प्रबुद्ध मंच पर उपस्थित विद्वानों के साथ इस ज्ञान कारक व आनंदित वातावरण में महामहिम माननीय राज्यपाल जी द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद मिला। माननीय, आपका हृदय से आभार। आपके आगमन से हम सबको भारतीय वैदिक ज्योतिष के द्वारा बदलते परिवेश के विभिन्न आयामों के साथ ज्ञान, बोध और शोध के मार्ग पर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा मिली। अब न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश विदेश में ख्याति प्राप्त जीवन वैभव के संपादक वरिष्ठ ज्योतिषी डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जी से आग्रह करूंगी कि वो हम सब की ओर से आभार प्रदर्शित कर अनुग्रहित करें।
माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमारे विषय को बहुत पुराना प्राचीनतम ऋषियों से उत्पन्न हुआ बताया है। बड़ा प्रसन्नता हुई। वेद के कुछ श्लोकों में, ऋचाओं में लिखा है, यतो यतः समीह से ततो नो अभिहं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्य भयम न पशुभ्य। मतलब हमारे ऋषियों ने इतना सोचा है कि जितना हो सबको अभय करो, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी न हो। सन्नः कुरु प्रजाभ्य, प्रजा का कल्याण करो, और भयम न पशुभ्य, पशुओं को भी भय न रहे। तो इस प्रकार से हमारे ऋषियों ने ये जो कल्पना करी है, उसी के आधार पर हमारा जो ज्योतिष का शुरुआत वेदों में हुई है, और तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हमारा लोगो है जीवन वैभव का, जो जुड़ करके एस्ट्रोवर्स के साथ में आज कार्यक्रम हुआ है। और इस सम्मेलन में हम माननीय महामहिम से आमंत्रण करने के लिए शुक्ला साहब और हमारी निशा जी के साथ गए, तो तुरंत महामहिम ने कहा कि नहीं, मैं जरूर आऊँगा। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ज्योतिष के प्रति उनका कितना वो है, संबंध है, ज्योतिष को कितना मानते हैं। तो इस सम्मेलन में माता सरस्वती के सम्मुख आपके द्वारा दीप प्रज्वलन ज्योतिष ज्ञान प्रकाश को समाज में सभी को धनात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और पूरा सहयोग, पूरा समय दिया। इस 2 दिवस के ज्ञानार्जन के लिए ऑनलाइन जो विद्वान जुड़ेंगे उनका भी हम अग्रिम आभार व्यक्त करेंगे। जो डेविड जी हैं, उन्होंने तो आप बताया, आप सबने सुना है। के दुबे पद्मेश जी जो कानपुर से पधारे हैं, उनने लगभग 1000 ज्योतिष सम्मेलन आयोजित किए हैं, और वो उनका कॉलेज, ज्योतिष की शिक्षण और सभी कार्य वो करते रहे हैं। ज्योतिष का विश्वविद्यालय के साथ भी वो जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से जो मोहन भाई पटेल है, वो तो अहमदाबाद से हैं, और उन्होंने भी शिक्षण की बहुत वो किया है। 25,000 शिक्षक बच्चों का उन्होंने ज्योतिष सिखाया है। 112 पुस्तकें हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों समय निकाल के पधारे। अजय भाभी जी भी ज्योतिष के पुरोधा है, विदेशों में भी ज्योतिष का प्रचार प्रसार और हमारे देश का ज्योतिष ज्ञान को विस्तार करते हैं। श्री करनेल सिंह जी, श्री जतिंदर पाल संधू जी, भोलानाथ शुक्ल जी, उपेंद्र सिंह भदौरिया जी, ये सब एक खाली फोन से आदरणीय ऋषि कुमार शुक्ला साहब ने फोन किया और सब पधारे। और अर्जुन पाई जी, दीपांशु गिरी जी आदि ज्ञान वृद्धि कराएंगे 2 दिन में। आपका जो ज्ञान है निश्चित रूप से हमारे पूरे समाज को मिलेगा। ऑनलाइन जो 6 सत्र हैं, उसमें भी जो विद्वान जुड़ेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे, उनको एडवांस में अग्रिम रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल के निदेशक डॉक्टर रमाकांत पांडे जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में जो व्यक्त करते हैं, थकान दूर हो जाती है उनके मिलने से। तो इस कारण से उन्होंने हमेशा हमें सहयोग किया है, हमेशा हर कार्य में सहयोग किया है। ईश्वर भट्ट जी साहब पधारे, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर हंसधर झा जी बहुत ही गंभीर है, ज्योतिष के विभागाध्यक्ष है, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। डॉक्टर योगेश जैन जी जो ज्योतिष के इस कार्यक्रम में बहुत मन से जुड़े हैं। हर कार्य, कोई भी हमारे जो आयोजन करता है, बोलते हैं, हर कार्य में वो सहयोग करते हैं। और श्री भूपेंद्र पांडे जी का तो बोलना ही क्या है, वो तो हमेशा सतत सहयोग में रहते हैं। इस प्रकार से इस सम्मेलन में इनका बहुत बहुत सहयोग मिला है, बहुत बहुत आभार। अब मैं इंटेलेक्चुअल एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर एस लाल जी यहाँ पधारे हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने समय निकाल के पधारे, उन्होंने ज्योतिष जगत में बहुत बड़ा सहयोग किया है एक संस्थान में, और उन्होंने भी आयोजन कराए हैं, ज्योतिष के सम्मेलन कराए हैं। निश्चित रूप से उनका बहुत आभार। अब सबसे महत्वपूर्ण, एस्ट्रोवर्स के संस्थापक
ऋषि कुमार शुक्ला जी, इन्होंने एस्ट्रोवर्स संस्था बनाई, हम लोगों को उसमें जोड़ा है, और उनकी प्रेरणा और अनुभव, निशा शर्मा जी का एक्टिवनेस, श्री राव साहब, अनुपम शुक्ला जी, कौशिक जी, पूजा मिश्रा जी का तकनीकी कार्य, इनका बड़ा बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है और 2 दिन में भी मिलता रहेगा। उनका बहुत आभार एडवांस रूप में करता हूं। अब हमारे विद्वानों को एकत्रित करना, विद्वानों को बुलाना, उनसे बात करना, रजनी निखिल जी का, प्रीति वाघमारे जी का, हेमलता जी का, गौतम गुरु जी का, श्री चौरे जी का, और महत्वपूर्ण जो विद्याभूषण जी हमारे 40 साल से जुड़े हैं संस्थानों से, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो शिक्षा से जुड़े हैं और जो ज्ञानवर्धन से 2 दिन रहेंगे, जो बाहर से पधारे हुए हैं, सभी विद्वानों का मैं स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि वे 2 दिन लगातार अपने ज्ञान की बात जो है हमें प्रसारित करते रहेंगे। आपने सुना होगा पुराणों में कि जो ज्ञान अपने पास छुपा के रख लेता है, उसकी अजगर की और सांप की योनि मिलती है। तो कोई अजगर सांप की योनि प्राप्त न करे और सब ज्ञान को हमारे बीच में प्रसारित करते रहें, इसके लिए मैं आपको सबको एडवांस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब जो है हम सब खड़े होकर के राष्ट्रगान में सहभागी बने। जन गण मन अधिनायक जय हे, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। अभी